सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता सरस्वती आप सभी को विद्या से भर दे, ऐसी मेरी कामना है। इस पवित्र जो अवसर है, पवित्र दिन जो है, इसके अवसर पर आज हम बीपीएससी 67 के लिए जो एक खंड है साइंस का, उससे संबंधित आज हम आपको कुछ एमसीक्यू टाइप का प्रश्न और उसका आंसर के विषय में आज हम आपको बताएंगे। प्यारे मित्रों, यह वीडियो जेएसएससी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होंगे, रेलवे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि साइंस से हर जगह प्रश्न पूछा जाता है। आपको यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बायोलॉजी के खंड में वर्गीकी एक चैप्टर है, उसी से हम आज चर्चा करेंगे और हम आपको ऐसे एमसीक्यू टाइप का प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे जो कभी न कभी कोई परीक्षा में आ चुके हो, चाहे वो जेपीएससी हो, आईएएस की परीक्षा हो, एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई न कोई परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए। तो हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरोलस लीनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण बाइनोमियल है ने नोमेक्लेचर एक पद्धति अपनाई। किसने? कैरोलस लीनियस। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। यानी आपको मित्रों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, किंतु वर्तमान में हिटेकर के 5 जगत प्रणाली यानी 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है, को मान्यता दी गई है। इन्होंने समस्त जीवों को 5 जगत, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और 5वां जंतु में विभाजित किया है। अरे बात करते हैं मोनेरा जगत क्या है। मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोक्रियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि जीवों को शामिल किया गया है। माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव है, अर्थात ये स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ सबसे छोटे जीव हैं। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं। प्यारे मित्रों, प्यारे स्टूडेंट्स और भविष्य के सभी आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं। जीवाणु सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशीय आद्य जीव है। इन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। प्रायः इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। ये मानव के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी तथा स्वपोषी होते हैं। स्वपोषित जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषी, है ना, तथा दूसरा रसायन संश्लेषी। आर्कीबैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होती है। इसके मिथेनोजस समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों एवं पशुओं के रुमेन में पाए जाते हैं।
इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद जो गांठें होते हैं में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मित्रों दूसरा है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोषीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें अधिकांश शैवाल तथा संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल होते हैं। शैवाल देखिए, शैवाल पर्णहरित संवहन उतक रहित थैलोफाइट्स हैं। क्या है? थैलोफाइट्स हैं। इसमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। ये अधिकांश जलीय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जलीय होते हैं। शैवालों में उपस्थित वर्णकों के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है क्लोरोफाइसी, यानी ये हरा शैवाल हरे वर्णक के कारण। दूसरा है रेडोफाइसी, लाल शैवाल लाल वर्ण के कारण। तीसरा है फियोफाइसी, भूरा शैवाल भूरे वर्ण के कारण। उल्लेखनीय है कि शैवालों के अध्ययन को प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन छपेगा, निश्चित रूप से छपेगा। इसको नोट कर लीजिएगा। उल्लेखनीय है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यदि आपको भविष्य में पदाधिकारी बनना है, अपना एक पोस्ट जो है इसको कंफर्म करना है, तो सोइए नहीं, उठिए। विवेकानंद जी का कथन क्या था? उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने लेते हैं। इसलिए अभी जो है सो सोने की आवश्यकता नहीं है, अभी जगने की आवश्यकता है। तो उल्लेखनीय है कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। धातव्य है कि कुछ शैवालों को पादप जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है। दूसरा है कवक, जिसको फंगी भी बोलते हैं। कवक पर्णहरिम रहित संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट्स है। ये परपोषी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और कवक का अध्ययन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में छप सकता है। माइकोलॉजी कहते हैं। खमीर और कुकुरमुत्ता या मशरूम एक प्रकार के कवक है। जो हम मशरूम खाते हैं ना, खाने में बड़ा टेस्टी आता है और अच्छा खासा इसकी प्राइस भी होते हैं। तो एक प्रकार का कवक है। खमीर एस्कोमाइसिटिस कुल का है। एस्कोमाइटिस कुल का है, जबकि है ना, चलिए, जबकि मशरूम बेसिडोमाइसिटिस कुल का है। कवक मूलक कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य सहजीवी साहचर्य प्रदर्शित करते हैं। अब आगे बात करते हैं लाइकेन। लाइकेन जो होते हैं वो मिश्रित जीव हैं जो कवक एवं शैवाल के साहचर्य से बने होते हैं। और चौथा जो है ये आपका पादप जगत है। चौथा जो विभाजित किया गया था वो पादप जगत है। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक एवं स्वपोषी जो है जीव को शामिल किया जाता है। तो ये पादप जगत है। और पांचवा आप जानते हैं तो जीव है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले अभी पांचवा जो है वो जंतु जगत है। ठीक है, तो यहां पर हम आपको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन अभी बताएंगे। देखिए, पहला एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन शुरू होता है। ये 1996 आईएएस में पूछा गया है। पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या के दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। यानी किसकी संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए कवकों की, ऑप्शन नंबर बी पादपों की, ऑप्शन नंबर सी कीटों की, ऑप्शन नंबर डी जीवाणुओं की। तो मित्रों इसका उत्तर होगा कीटों की। ठीक है, चलिए, और आपको मालूम होना चाहिए यानी कीट जो होते हैं, कीट जो है आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं तथा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत कुल ज्ञात जंतु जातियां लगभग 15 लाख में से लगभग
60%, 9 लाख आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आईएएस 2005 में पूछा गया। पहला है कथन में कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। कारण बताता है आर, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। प्यारे मित्रों, इसमें दिया था कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए का स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सी में था ए सही है परंतु आर गलत है, और डी में है ए गलत है और परंतु आर सही है। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा ए और दो, बी जो है सो ए और आर, यानी कथन और आपका कारण दोनों सही है। यानी क्या है, देखिए, अमीबा एक प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय जीव है जो कि प्राय द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्राय सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, पहला ऑप्शन नंबर ए, वातावरण के तापक्रम से नीचा रखता है। ऑप्शन नंबर बी, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखता है। ऑप्शन नंबर सी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा हमेशा एक सा बनाए रहते हैं, यानी समतापी, है ना, होम्योथर्मल, अर्थात गर्म रुधिर वाले, वार्म ब्लडेड वे जंतु होते हैं जिनका शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा होता है, सदैव एक सा होता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, जबकि असमान तापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनका शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार से घटता बढ़ता रहता है। प्यारे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का आप चर्चा करेंगे, इसलिए धैर्य के साथ आप वीडियो को देखिएगा। अब व्यर्थ में फिल्म देखकर, कॉमेडी देख करके अपने जो डाटा है उसको खराब मत कीजिएगा, क्योंकि यदि लाइफ में आप कुछ कर जाइएगा तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। इसलिए निश्चित रूप से इसको आप लोग सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, देखिएगा, है ना, थोड़ा समय दीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सभी इकाइंड्रोम सजीव प्रजक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, यह स्थिल मछलियों में वातस्य आमतौर पर विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर डी, उपास्थित मछलियों में निषेचक आंतरिक होता है। मित्रों, इसका उत्तर ये होगा कि सभी इकाइंड्रोम सजीव प्रजक होते हैं। ये कथन सही नहीं है। इकांड्रोम समुद्र में, ध्यान रखिएगा, इकांड्रोम समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरिर सममिति वाले ड्यूटोरस्टमी यूमेटाजोआ होते हैं, जिनकी डिभंग प्रावस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय होती है, बायलिटरल होती है मतलब, तथा सभी इकोंड्रोम सजीव प्रजक, है ना, प्रजक नहीं होते हैं। इस प्रकार से विकल्प जो है एक कथन सही नहीं है, जबकि ये पूरा जितना भी है वो सारा तीनों कथन सही था। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है? निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है? ऑप्शन नंबर ए स्टारफिश, ऑप्शन नंबर बी साफिश, ऑप्शन नंबर सी पाइप फिश, ऑप्शन नंबर डी गिटार फिश। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा स्टारफिश। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु ये मछलियां नहीं है। जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हैग फिश, रेजर फिश, ठीक है, और क्राई फिश, ये मछली के श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक वास्तविक मीन यानी मछली है? ऑप्शन नंबर ए रजत मीन, ऑप्शन नंबर बी क्रेफिश, ऑप्शन नंबर सी जेलीफिश, ऑप्शन नंबर डी कैटफिश।
तो मित्रों ये छत्तीसगढ़ मेंस में पूछा गया, उत्तराखंड मेंस में पूछा गया 2012 में। इसका उत्तर होगा कैटफिश। रजत मीन एक छोटा पंखहीन कीट है। क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर है। जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली के शरीर में नहीं आता। कैटफिश वास्तविक मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? ऑप्शन नंबर ए स्टारफिश, ऑप्शन नंबर बी जेलीफिश, ऑप्शन नंबर सी हैगफिश, ऑप्शन नंबर डी समुद्री घोड़ा। तो इसका उत्तर होगा समुद्री घोड़ा। देखिए, सितारा मछली स्टारफिश सितारे नुमा इकोन्ड्रोम श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश ऑरेलिया को कहते हैं, जो कि संग सिलेंट्रेट का एक जंतु है। हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है। इनमें जबड़ों का अभाव होता है। यह भी वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा या अश्मीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो कि वास्तविक अस्थिल मछली बोनी फिश होती है। ठीक है, ये मछली में यानी समुद्री घोड़ा मछली है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वीवीआई कर लीजिए। एमपीपीएससी 2000 पीटी में इसको पूछा गया प्रश्न है। पहला है व्हेल मछली, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन नंबर सी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी ध्रुवीय भालू। तो इसका उत्तर होगा व्हेल मछली। नेक्स्ट है, व्हेल निम्न में किस वर्ग का प्राणी है? व्हेल जो हम लोग सुनते हैं व्हेल मछली, ये व्हेल जो है निम्न वर्गों में किस वर्ग का प्राणी? ऑप्शन नंबर ए मत्स्य, ऑप्शन नंबर बी स्तनपायी, ऑप्शन नंबर सी सरीसृप और डी उभयचर। तो ये जो है स्तनपायी है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? तो वही होगा व्हेल। व्हेल जो है स्तनपायी है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? निम्नलिखित में ये देखिए 2008 में पूछा है यूपीएससी में, प्रीटी में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके लिए, बीपीएससी 67 के लिए। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? ऑप्शन नंबर ए एकीडना, ऑप्शन नंबर बी कंगारू, ऑप्शन नंबर सी सेही, ऑप्शन नंबर डी व्हेल। तो इसका होगा एकीडना। एकीडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडा देने वाली स्तनपायी जीव है। बाकी ये सब जो है सो सीधा है ना, ये जो है सो अंडे देते हैं, सीधे बच्चे नहीं देते हैं। बाकी ये सब जितना था है ना, कंगारू सेही व्हेल, ये सब जो है बच्चे देते हैं। यानी ये जो एकीडना है वो अंडे देते हैं। उड़ने वाला स्तनपायी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी पीटी में पूछा गया प्रश्न है प्यारे मित्रों। ऑप्शन नंबर ए जगुआर, ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर सी पेलिकन, ऑप्शन नंबर डी चमगादड़। तो मित्रों इसका उत्तर होगा चमगादड़। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। निम्नलिखित में उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? ऑप्शन नंबर ए चमगादड़, ऑप्शन नंबर बी कौआ, ऑप्शन नंबर सी चील, ऑप्शन नंबर डी तोता। तो चमगादड़ इसका आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मत्स्य में, ऑप्शन नंबर बी उभयचर में, ऑप्शन नंबर सी सरीसृप में, ऑप्शन नंबर डी स्तनी में। तो मित्रों ये बीपीएससी 14 में पूछा गया प्रश्न है, तो स्तनी में। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मेमलिया के गण सिटेशिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रहित होता है तथा इनके मादा में चूचुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो एक तरह से ये आपका स्तनी में हो जाएगा, वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सील किस जाति का है? सील SEAL। ऑप्शन नंबर ए मछली, ऑप्शन नंबर बी पक्षी, ऑप्शन नंबर सी सरीसृप, ऑप्शन नंबर डी स्तनपायी। तो इसका उत्तर होगा स्तनपायी। ये भी आपको जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सील या फोका
एक स्तनपायी जंतु है जो गण क्रानिवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त, ठीक है, एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीला कैनाइन दांत पाए जाते हैं। किसमें बताइए? सील में। तथा तैरने के लिए इनमें चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पेंगुइन, ऑप्शन नंबर बी व्हेल, ऑप्शन नंबर सी ऑटर, ऑप्शन नंबर डी कछुआ। ये भी बीपीएससी 39 में पूछा गया है। इसका जो है और उत्तर होगा ऑटर। ऑटर उदबिलाव या ऑटर एक नृशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर ब्लब्बर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। अब लास्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं फिर मित्रों, आगे फिर हम इस पर और वीडियो बनाएंगे। एम्फिया बताता है। ये देखिए 38 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, पीटी में। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? एम्फीबिया क्या बताता है? तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, ठीक है, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। देखो एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु असमान तापी होते हैं जिनका शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेढक, टौर आदि। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, मुझे लगता है कि ये संक्षिप्त वीडियो था, बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन आप समय निकाल कर निश्चित रूप से देखिएगा। यदि भी आपको जीवन में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, थोड़ा समय निकाल कर पढ़ा कीजिए, सीखा कीजिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। अभी तक यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब भी आप वीडियो देखते हैं, मेरा रिक्वेस्ट यही है आप सभी से, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे मित्र हैं, और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप निश्चित रूप से जब भी देखें, आप निश्चित रूप से कमेंट करें और लाइक तो 100% करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।